हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आकाश इंस्टीट्यूट्स असरसन रीजन मास्टर सीरीज़। बच्चों, हम इस सीरीज़ में आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की लाइंस पर बेस्ड हैं, असरसन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। और हम साथ ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस तरह की टेक्निक्स और ट्रिक्स कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकें और एकदम करेक्ट आंसर देकर उसका मार्क्स जो है सिक्योर कर सकें। तो चलिए, इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के असरसन रीजन क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। जैसा कि कोडिंग आपको पता है, इनकी कोडिंग में ये होगा कि पहले जो है असरसन होगा और फिर रीजन होगा। अगर दोनों सही हैं और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम इसको 1 ऑप्शन देंगे, और बच्चों अगर दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो हम इसको ऑप्शन 2 देंगे। असरसन सही है, रीजन गलत है तो ऑप्शन 3 देंगे, और दोनों गलत हैं तो 4 ऑप्शन देंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन बच्चों। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी ये कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग नियम का निर्धारण केवल संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं किया जा सकता। सही बात है। रीजन कह रहे हैं कि द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स मे और मे नॉट बी सेम एज देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कारण में कह रहा है कि सांद्रता पदों के घातांक उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री जो है ओवरऑल रिएक्शंस के नेट मॉलिक्यूल्स को काउंट करता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल रेट इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स के मोल्स को ही ऑर्डर को ही पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से ये रेट इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो इस रिएक्शन का नेट ऑर्डर x प्लस वाई के बराबर होगा। अब ये जरूरी नहीं कि x और y जो है वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर ही हों, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैविंग रेट एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 3/2 इंटू बी की पावर -1 इज 0.5। वेग व्यंजक वेग बराबर के ए की पावर 3/2 गुणा बी की पावर -1 वाली अभिक्रिया की समग्र कोटि 0.5 है। बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने अभी देखा था, अभिक्रिया का जो नेट ऑर्डर होता है वो x और y का सम होता है। तो यहाँ x अगर 3/2 ले लें हम, और वो b की जो पावर है y का वैल्यू वो -1 ले लें, तो ये प्लस का 0.5 बचता है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये देखा कि यहाँ पे नेट वैल्यू जो है वो 0.5 आई है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। और द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वेग व्यंजकों में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों ये बात समझना जरूरी है पहले कि जो 3/2 है वो ऑर्डर है केवल ए का, और -1 जो ऑर्डर है वो केवल बी का इंडिविजुअल ऑर्डर है, लेकिन रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो उन सभी इंडिविजुअल ऑर्डर का सम होता है। तो इसको भी हम आंसर 1 देंगे बच्चों। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। 3 से अधिक आणविकता प्रक्षिप्त नहीं होती है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ये बहुत ही दुर्लभ है, इट्स वेरी रेयर कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो जाए। रीजन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। तो बात यह है कि बेटा दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन 3 से अधिक आणविकता प्रक्षिप्त नहीं होती। इसका कारण स्टेरिक फैक्टर है। ओरिएंटेशन बैरियर यह कहता है कि एक साथ एक ही समय में 3 से ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे के साथ इस तरह से नहीं टकरा सकते कि उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए या रिएक्शन हो जाए। तो
ये जो एक्सप्लेनेशन आता वो ये आता कि ड्यू टू ओरिएंटेशन वेयर इट इज नॉट अलाउड कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा जाए, पर ऐसा तो नहीं बोल रहा है, तो कुछ और बोल रहा है। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलिटी हैज नो मीनिंग, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एलिमेंट्री स्टेप में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं इस चीज को बोलते हैं। और अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, जैसे A प्लस बी है, फिर C आया, फिर C के साथ D टकराया तो E आया। तो इस तरह की जो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं उनमें मॉलिक्यूलरिटी जो है वो नेट मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, जैसे मान सकते हैं हम कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी देखें तो 4 आ सकती है, दोनों को ऐड कर दें। तो इस तरह से आपका ये कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो इसका जो ऑप्शन रखेंगे वो क्या रखेंगे, 2, क्योंकि दोनों सही तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, T half for the zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactants. शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T half अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, जीरो ऑर्डर के लिए T half इज प्रोपोर्शनल टू एनोड होता है। एनोड क्या है, रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन। अब बच्चों कारण, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू ए नोड बाय के होता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोड बाय 2k होता है, डेरिवेशन से ये इक्वेशन आता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है लेकिन रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों पहला तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है, इसलिए हम इसको क्या आंसर देंगे, 3। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5th क्वेश्चन कहता है, असर्शन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट। ताप बढ़ने या सकरण ऊर्जा के घटने पर वेग स्थिरांक में चरघातांकीय वृद्धि होती है। सही स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन होता है k इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये इक्वेशन जो है बच्चों वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट या एक्सपोनेंशियल चेंज की इक्वेशन है, राइट। तो यहां पर ई की पावर है एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। तो ये बात सही है। अकॉर्डिंग टू द आरएनएस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन ये है, जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने या एक्टिवेशन एनर्जी कम करने पर आपका जो रेट कांस्टेंट है उसका चेंज भी एक्सपोनेंशियल ही होगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट भी है, इसलिए आंसर क्या देंगे, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नंबर 6 क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस को कैटलाइज नहीं करता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये बिल्कुल वही बात है कि बच्चा जैसे गाड़ी है, अगर वो बंद पड़ी है तो उसको एक्सेलेरेटर देने पर कोई फायदा है नहीं, लेकिन गाड़ी अगर चल रही है तो एक्सेलेरेटर दबाने से रेट बढ़ जाएगी। रीजन, इट डज नॉट अंडरगो एनी परमानेंट केमिकल चेंज, को इनमें कोई स्थायी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ये कैटलिस्ट के बारे में बोल रहा है कि कैटलिस्ट में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उनमें कोई केमिकल चेंज या उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। उत्प्रेरक स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ऐसा कैसे करता है बच्चों, ऐसा वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके करता है कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट ले लें तो वो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, पर यहां ये बात तो नहीं कह रहा, तो इसको एक्सप्लेनेशन तो नहीं मान सकते, इसलिए स्टेटमेंट दोनों सही हैं। ऑप्शन क्या देंगे हम इसको, 2, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, कैटलिस्ट डज नॉट
अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित नहीं करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो Kc है वो रेशियो होता है Kf/Kb का, और कैटलिस्ट दोनों को ही बदलता है, Kf और Kb दोनों को बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड में बदलता है, इसलिए Kc पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इट कैटलाइजेज द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, और ये अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान सीमा तक उत्प्रेरित करता है। एक्सप्लेनेशन एकदम सही है इक्वेशन के बेसिस पर, और इसलिए आंसर हम देंगे 1। नेक्स्ट नंबर 8 है क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी की लाइंस पर बेस्ड है। नंबर 8 में असर्शन कह रहा है कि एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने के लिए औसत वेग का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो एवरेज रेट होती है उसका इक्वेशन जो होता है वो लार्ज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन और द लार्ज टाइम इंटरवल होता है। तो एक तरह से ये एक एवरेज वैल्यू होती है, और एवरेज वैल्यू होती है कम या ज़्यादा वैल्यू का एक एवरेज भी। तो किसी भी मोमेंट पर क्या रेट रहेगा ये जरूरी नहीं कि ये इस इक्वेशन से उसको फाइंड आउट किया जा सके, क्योंकि जो इंस्टेंट रेट होती है वो हर मोमेंट पर अलग अलग तरह से आ सकती है। जैसा आपकी ग्राफ देख सकते हैं, इस मोमेंट पर अलग रेट है, इस मोमेंट पर अलग रेट है। तो यानी जिसको इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग बोलते हैं वो समय के अनुसार बदलता रहता है, पर ये वैल्यू लार्ज टाइम डिफरेंस की वजह से एक जैसी ही वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है। एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड द टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर। औसत वेग अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन के होने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बातें दोनों तो सही हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, बट ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रहे। किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने के लिए औसत वेग का उपयोग नहीं कर सकते। कारण समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि किसी भी मोमेंट पर जो रेट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट को जब हम अलग अलग टाइम पर मेजर करते हैं तो बेटा उसका जो टेंजेंट बनता है स्लोप पर वो अलग अलग आता है, इसलिए एवरेज वैल्यू से उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो दोनों बातें सही हैं, पर एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण क्या आंसर देंगे? 2। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। असर्सन कहता है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन आर सेम। प्राथमिक अभिक्रिया के लिए आणविकता और कोटि समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर H2 + I2 के बीच में रिएक्शन करवाकर 2HI की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। कारण द वैल्यू ऑफ बोथ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेंजेस फ्रॉम 1 to 3। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों के मान 1 से 3 तक होते हैं। गलत बात। मॉलिक्यूलरिटी जरूर 1, 2 या 3 हो सकती है, लेकिन ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, 0, माइनस, फ्रैक्शनल और ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है। तो बात सही नहीं है, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। इसको हम आंसर देंगे 3rd। ठीक है बच्चों। तो जैसा आपने देखा एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए होते हैं, लेकिन उनको असर्सन रीजन के फॉर्म में अगर हम उनको स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती है। तो ये था बच्चों आज का केमिकल काइनेटिक्स। इसी तरह से और चैप्टर के और अच्छे असर्सन रीजन क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।